एक दशक तक राम मंदिर आंदोलन के लिए चर्चा में रही अयोध्या नगरी इन दिनों चढ़ावा चोरी के लिए चर्चा में है। अयोध्या में प्रदेश सरकार ने एसआईटी बिठा दी है, जांच चल रही है और सरकार ने जांच के आदेश भी दिए हैं, लेकिन इसकी गूंज दिल्ली तक भी पहुंची और वो भी देश के शीर्ष अदालत तक। अब तक लोग बाग सोशल मीडिया पर अपनी आस्था से जुड़े पैसे का हिसाब मांग रहे थे और अब उसी आस्था से जुड़े पैसों का हिसाब देश की सबसे बड़ी अदालत मांग रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी कर दिया है। यानी अब मामला सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी का नहीं रहा, अदालती जांच के दायरे में भी आ गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका मिश्रा और आप देख रहे हैं एयर नाउ। चंदा चोरी मामले को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने की। उनके साथ जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहन भी थे। अदालत के सामने 4 अलग अलग याचिकाएं थी। मांग लगभग एक जैसी थी कि राम मंदिर को मिले दान और चढ़ावे में गड़बड़ी की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए। सुनवाई शुरू होते ही अदालत ने पहला बड़ा कदम उठाया। केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट तीनों को नोटिस जारी कर दिया। यानी अदालत ने कहा कि आरोपों पर अपना अपना पक्ष रखिए। यही एक और महत्वपूर्ण आदेश आया। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पूरे मामले की जांच के लिए पहले से एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी बनाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने उस एसआईटी से भी स्टेटस रिपोर्ट तलब कर ली है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अब एसआईटी से रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने कहा कि अब तक जांच कहां पहुंची है, क्या क्या मिला और एसआईटी में कौन कौन अधिकारी शामिल हैं, इसकी पूरी जानकारी रिपोर्ट में दी जाए। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने अदालत से कहा कि एसआईटी अपनी रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में दाखिल करेगी। यानी फिलहाल रिपोर्ट पब्लिक नहीं होगी, पहले अदालत उसे देखेगी। सुनवाई के दौरान एक दिलचस्प मोड़ भी आया। सरकार की ओर से कहा गया कि फिलहाल श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को नोटिस जारी ना किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह अनुरोध मानने से इनकार कर दिया। अदालत ने साफ कहा कि जब आरोप ट्रस्ट के फाइनेंस मैनेजमेंट से जुड़े हैं तो ट्रस्ट का पक्ष भी सुना जाएगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत का ध्यान एक और मुद्दे की तरफ दिलाया गया। कहा गया कि जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, बैंक रिकॉर्ड, डिजिटल लेजर, यूपीआई ट्रांजैक्शन और बाकी कागज सुरक्षित रखे जाएं ताकि किसी तरह की छेड़छाड़ की गुंजाइश ना रहे। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी उसकी एक कॉपी उन्हें भी दी जाए, लेकिन इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने फिलहाल हामी नहीं भरी है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि अभी जांच चल रही है, बाद में देखेंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट इस समय जांच की प्रक्रिया में अनावश्यक दखल नहीं देना चाहता है। पहले वो जांच की प्रगति देखना चाहता है, उसके बाद आगे की दिशा तय करेगा। अब यहाँ एक और बात आपके लिए समझना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जरूर जारी किया है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अदालत ने आरोपों को सही मान लिया है। नोटिस जारी होने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि अदालत को पहली नजर में मामला सुनने लायक लगा और वो सभी का पक्ष सुनना चाहती है। यानी फिलहाल अदालत ने किसी को दोषी नहीं ठहराया है, ना ही ये कहा कि घोटाला हुआ ही है। राम मंदिर चंदा चोरी घोटाला हुआ है, ये अभी तक तय नहीं है। अदालत अभी सिर्फ जवाब चाहती है, लेकिन ये मामला आखिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कैसे, ये भी जान लेते हैं। मामले की शुरुआत पहली याचिका से करते हैं। इसे नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है। उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। उनका कहना है कि आरोप इतने गंभीर हैं कि सिर्फ राज्य पुलिस या एसआईटी की जांच से लोगों का भरोसा पूरी तरह बहाल नहीं होगा। उन्होंने एक और बड़ी मांग रखी है, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के खातों का सीएजी से जांच कराया जाए। दूसरी याचिका अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव की है। दोनों ने भी अदालत में खुद अपनी पैरवी की। उनकी दलील थोड़ी अलग थी। उनका ये कहना है कि ये मामला सिर्फ पैसों का नहीं है, करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास का है। चाहे बाद में आरोप सही साबित हो या गलत, लेकिन जिस तरह की खबरें सामने आई हैं उससे दान देने वालों के मन में शक पैदा हुआ है। इसलिए सरकार और ट्रस्ट की जिम्मेदारी बनती है कि पूरे मामले में ट्रांसपेरेंसी दिखाई जाए। तीसरी याचिका सबसे ज्यादा चर्चा में है। इसे राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सुधाकर सिंह ने दाखिल किया है। उनकी मांग
सिर्फ सीबीआई जांच तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा है कि ट्रस्ट के पूरे कामकाज का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। फॉरेंसिक ऑडिट का मतलब सिर्फ आय व्यय का हिसाब मिलाना नहीं होता, इसमें हर बैंक ट्रांजैक्शन, हर डिजिटल पेमेंट, हर अकाउंट एंट्री और पैसों के इस्तेमाल की पूरी तकनीकी जांच की जाती है। यानी पैसा कहां से आया, कहां गया और किस आधार पर खर्च किया गया, यानी हर परत की जांच की जाए। सुधाकर सिंह की याचिका में कई और मांगे भी हैं। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने तक ट्रस्ट कोई बड़ा निवेश ना करे, कोई बड़ा ठेका ना दे, कोई ऐसा आर्थिक फैसला ना ले ताकि जांच पर कोई आंच आए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक ओवरसाइट कमेटी बनाने की भी मांग की है। उनका कहना है कि जांच पूरी होने तक ट्रस्ट के बड़े फैसले उसी कमेटी की मंजूरी से हों। याचिका में यह भी कहा गया है कि ट्रस्ट अपनी ऑडिट रिपोर्ट, दान का ब्यौरा और धन के उपयोग का पूरा विवरण अपनी वेबसाइट पर पब्लिक करे। हालांकि दानदाताओं की निजी जानकारी सुरक्षित रखी जाए। इतना ही नहीं, सांसद सुधाकर सिंह ने अदालत से यह भी कहा कि ट्रस्ट अपनी स्थापना से अब तक मिले हर तरह के दान का पूरा रिकॉर्ड कोर्ट के सामने रखे। चौथी याचिका हिंदू धर्म परिषद की ओर से दाखिल की गई है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हाई लेवल जांच की मांग की गई है। यानी चारों याचिकाओं की भाषा अलग है, लेकिन मूल मांग एक ही है, आरोपों की निष्पक्ष जांच और फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। अब जरा इस मामले की मौजूदा स्थिति भी समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी की गठन की है। जांच चल रही है। उसी जांच के आधार पर पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की। अदालत को बताया गया कि अब तक इस मामले में 8 लोगों को हिरासत में भी लिया जा चुका है, यानी जांच पहले से चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने नई जांच शुरू नहीं कराई है, बल्कि चल रही जांच का ब्यौरा मांगा है। इस विवाद की एक और दिलचस्प कड़ी इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी जुड़ी हुई है। जब ये मामला वहां पहुंचा, तब हाई कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया। अदालत ने यह कहा कि इसी विषय पर मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट के सामने है। ऐसे में दो अदालतों में एक साथ समानांतर सुनवाई उचित नहीं होगी। यानी हाई कोर्ट ने खुद को इस विवाद से अलग रखा और मामला पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आ गया। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे जरूरी बात वही है जो अक्सर ऐसी खबरों में छूट जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक ये नहीं कहा कि घोटाला हुआ है, उसने सिर्फ नोटिस जारी किया है। अदालत पहले सरकार, एसआईटी और ट्रस्ट का जवाब सुनेगी, उसके बाद तय करेगी कि मौजूदा जांच पर्याप्त है या किसी दूसरी एजेंसी की जरूरत है। राम मंदिर का मुद्दा सिर्फ एक मंदिर का नहीं है, इसके साथ दशकों का आंदोलन, करोड़ों की भावनाएं और देश की राजनीति का एक बड़ा अध्याय जुड़ा हुआ है। शायद यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक किसी आरोप को सही नहीं माना है और ना ही किसी को क्लीन चिट दी है। अदालत ने सिर्फ इतना कहा है कि पहले सभी पक्ष अपना अपना जवाब दे, एसआईटी बताए कि उसने अब तक क्या जांच की है, उसके बाद ही आगे की दिशा तय की जाएगी। अब आगे क्या होगा ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार की एसआईटी अपनी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी। रिपोर्ट में यह बताया जाएगा कि जांच कहां तक पहुंची है, किन लोगों से पूछताछ हुई है, क्या क्या रिकॉर्ड जुटाए गए हैं और आगे की जांच किस दिशा में चल रही है। इसके बाद केंद्र सरकार अपना पक्ष रखेगी, उत्तर प्रदेश सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी अदालत के सामने अपना पक्ष रखेगा। फिर याचिकाकर्ताओं की दलीलें भी सुनी जाएंगी। इन सभी जवाबों और दस्तावेजों को देखने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि मौजूदा एसआईटी जांच पर्याप्त है या नहीं। अगर अदालत को लगे कि जांच निष्पक्ष और प्रभावी है तो वो उसी को जारी रहने दे सकती है, और अगर अदालत को किसी भी कमी का एहसास होता है तब वो आगे कोई दूसरा आदेश भी दे सकती है। लेकिन ये फैसला अभी तक नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर सबकी नजर रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला क्या होता है, क्योंकि वहीं से अब ये साफ होगा कि अदालत मौजूदा जांच से संतुष्ट है या किसी और कदम की जरूरत महसूस करती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोच रहे हैं? राम मंदिर में जो चंदा चोरी का मामला लगातार सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रहा है, यूपी में एक नया एजेंडा बन गया है और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन भी है। इस मामले पर आपकी क्या राय है? क्योंकि आपकी आस्था से जुड़ा ये सवाल है, आपके विश्वास का सवाल है, तो अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप सोच क्या रहे हैं, क्या होना चाहिए इस पूरे मामले पर।
आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए अर्णव। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,